हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड का क्लास 7 का अध्याय नंबर 17 साइंस का पौधों में जनन। पौधों में जनन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जानकारियाँ लेंगे। तो इसमें है कि देखिए, क्या आप बता सकते हैं धान के एक बीज से धान के कितने बीज उत्पन्न होते हैं? क्या धान के बीज से गेहूं के दाने प्राप्त हो सकते हैं? अन्य जीव के बारे में आपके क्या विचार है? अपने वंश को कायम रखने के लिए जंतुओं और पौधों में अपने ही जैसी संतति उत्पन्न करना प्रमुख लक्षण है। जनकों द्वारा संतति उत्पन्न करना या जन्म देना जनन कहलाता है। इस लक्षण के कारण ही सभी जीव अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं। जरा सोचिए, यदि जीवों में जनन क्रिया ना हो तो क्या होगा? क्या सभी पौधे केवल बीज से ही उत्पन्न होते हैं? पौधे के अन्य भाग जैसे जड़, तना आदि से भी नए पौधे उत्पन्न होते देखा गया है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि कुछ पौधे की उत्पत्ति जो होती है ना, बीजों के अतिरिक्त अन्य भागों से भी होती है। अभी क्रियाकलाप में है कि उन पौधों की सूची बनाना है जो केवल बीज से उत्पन्न होता है, बीज तथा अन्य भाग से उत्पन्न होता है जो केवल पौधे के अन्य भाग से उत्पन्न होता है। ये लिस्ट बनाना है। ठीक है, पौधों में जड़, तना और पत्तियां होती हैं, इन्हें कायिक अंग कहते हैं। ठीक है, जड़, तना, पत्तियां होती हैं, इन्हें कायिक अंग कहते हैं। पौधे में निश्चित वृद्धि के बाद फूल खिलते हैं। पिछली कक्षा में फूल और अंगों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। इन्हीं फूलों से फल और बीज प्राप्त होते हैं। इन बीजों से नए पौधे उगाए जाते हैं। पौधे अपने कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती से भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। जड़, तना और पत्ती से भी। इस तरह हम देखते हैं कि पौधे दो प्रकार से जनन क्रिया करते हैं, संतति उत्पन्न करते हैं। इन विधियों को जानें। जनन के प्रकार: अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन में पौधे बिना बीज के ही नए पौधे उत्पन्न करते हैं, बिना बीज के। अलैंगिक जनन में कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही होता है, जिसमें पौधे के जड़, तना और पत्ती, कली जैसे कायिक भागों से नए पौधों की उत्पत्ति होती है। कायिक भागों द्वारा जनन होने के कारण इसे कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें है बायोफाइलम की पत्तियों के किनारे खांच में कलियां होती है। इनकी पत्तियां नम जगह पर गिरती है और प्रत्येक कलियां नए पौधे उत्पन्न करती है। ठीक है, अब आता है लेयरिंग विधि क्या होता है। देखो, लेयरिंग विधि होता है ना, कुछ पौधे जैसे बेली, चमेली, गेंदा आदि नए पौधों के लिए लेयरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। पौधे किसी खास शाखा को मिट्टी में दबा दिया जाता है। उस स्थान की मिट्टी को नम रखा जाता है। 15 से 20 दिनों में मिट्टी के दबे भागों पर जड़ें निकलने लगती है। मुख्य तने की ओर मिट्टी से दबे हुए भाग के नज़दीक काट कर अलग कर दिया जाता है। 10-15 दिन के बाद सावधानी से उखाड़ कर जहाँ लगाना हो लगा देते हैं। इस तरह लेयरिंग विधि ये होती है। फिर आता है मुकुलन विधि। इसमें क्या होता है? यीस्ट एक कोशिकीय जीव होता है। इसका उपयोग बेकरी उद्योग में बिस्किट, केक, डबल रोटी के उत्पादन में किया जाता है। यदि इसे पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो कुछ ही समय में तेजी से जनन करने लगता है। ईस्ट कोशिकाओं में छोटी छोटी बल्ब जैसी संरचना दिखाई देती है। यह संरचना मुकुल कहलाती है। मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करता है। ये फिर विकसित होकर जनन कोशिका से अलग होकर नई ईस्ट कोशिका में वृद्धि हो जाता है, बदल जाता है। यह परिपक्व होकर पुनः नई कोशिकाएं उत्पन्न करता है और कम समय में अधिक संख्या में ईस्ट कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब आता है खंडन। इसको इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने तालाब और अन्य जलाशय में हरे रंग के चिकने धागे के समान संरचना में देखा हो। ये क्या है? ये कितनी तेजी से फैलता है? क्या आपने सोचा? इसे छूकर देखिए। ये हरे रंग की शैवाल है। जब इन्हें जल और अन्य पोषक तत्व मिलते हैं तो ये तेजी से वृद्धि करते हैं। शैवाल 2 या 2 से अधिक भागों में खंडित हो जाता है और नए टुकड़े कुछ ही दिनों में अपने जनकों के समान हो जाते हैं। अब आते हैं बीजाणु निर्माण। आप जान चुके हैं कि डबल रोटी पे कवक किस प्रकार तेजी से उगते हैं। कवक के बीजाणु हवा में तैरते रहते हैं। हल्का होने के कारण ये दूर दूर तक जा सकते हैं। इन्हीं बीजाणुओं से अलग अलग कवक उगते हैं। इनमें अलैंगिक जनन होता है। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढके रहते हैं। लंबे समय तक जीवित रहने के लिए अपने को अनुकूलित कर लेते हैं। अनुकूल परिस्थिति मिलते ही ये जो होते बीजाणु अंकुरित होने लगते हैं और नए जीव में विकसित होने लगते हैं। मांस और फन जैसे निम्न स्तरीय पौधों में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। अब आता है लैंगिक जनन क्या होता है। अभी तक हमने पौधे में जड़, तना, पत्तियों से होने वाले जनन क्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, परंतु बीज भी तो पौधे के अंग है ना। तो क्या वे पौधे में जनन क्रिया करते हैं? पौधे में बीज का निर्माण किस प्रकार होता है? देखिए,
ये पिक्चर दिया हुआ है अलग अलग परागकणों की, इसने देख लीजिए पुंकेसर, स्त्री केसर, फूलों के अंग, ये सब दिखा रहा है। ठीक है, तो कुछ फलों में स्त्री केसर पुंकेसर दोनों हैं, कुछ में स्त्री केसर होता है, कुछ में पुंकेसर होता है, किसमें दोनों जनन अंग होता है। इसे हम द्विलिंगी फूल कहते हैं। एक ही जनन अंग स्त्री केसर या पुंकेसर वाले फूल एक लिंगी कहलाते हैं। पुंकेसर के ऊपर जो होता है ना पराग कोष होता है, उनमें परागकण रहता है, ये नर बनाते हैं, नर युग्मक बनाते हैं। ठीक है, स्त्री केसर के अंडाशय में एक से अधिक बीजांड होते हैं जो मादा युग्मक बनाते हैं। तो लैंगिक जनन प्रक्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक से बीजांड में मिलते हैं। इसके फलस्वरूप जिस संरचना का निर्माण होता है उसे हम लोग युग्मनज कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। पराग कोष से परागकण का स्थानांतरण वर्तिकाग्र तक कैसे होता है, क्या बता सकते हैं। अब आते हैं परागकण के बारे में। क्या आप जानते हैं पराग कोष पर स्थित जो परागकण होता है स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक कैसे पहुंचता है। सामान्यतः परागकणों का वर्तिकाग्र पे स्थानांतरण वायु, कीट और जल आदि के माध्यम से होता है। परागकण जो होते हैं ना हल्के होते हैं, जब हवा बहती तो उड़ कर ये वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। या कीटों को फूलों पर घूमते फिरते जरूर देखा होगा। परागकण इनके शरीर के भागों जैसे पैरों, पंखों पर चिपक जाते हैं और वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। परागकण वर्तिकाग्र के चिपचिपा होने के कारण उससे चिपक जाते हैं और परागकण अपना सफर वर्तिकाग्र तक करता है। परागकण का वर्तिकाग्र तक आना परागकण कहलाता है, परागन कहलाता है। परागकण अपने फूल के वर्तिकाग्र तक सफर करता है, इसे परागन कहते हैं। यदि परागकणों का सफर अपने ही पौधे के दूसरे फूलों के वर्तिकाग्र तक हो या अपनी ही जाति के दूसरे पौधे फूलों के वर्तिकाग्र तक हो तो इसे परागन कहते हैं। ये पिक्चर में देख लीजिए, ये है परागकण, ये है वर्तिकाग्र, ये है अंडाशय, ये है बीजांड। ठीक है, तो ये निषेचन का पिक्चर दिया हुआ है। परागन के बाद परागकण मादा युग्मक से कैसे मिलता है। वर्तिकाग्र पर चिपकते ही परागकण में अंकुर निकलता है और पराग नलिका का निर्माण करता है जो स्त्री केसर के वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंच जाता है। इसी नली से पराग नर जो होता है ना वो नर युग्मक के रूप में बीजांड यानी मादा युग्मक से मिलता है और मिलन की इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप युग्मक भ्रूण में विकसित होने लगता है और भ्रूण विकसित होकर बीज बनता है और अंडाशय का क्या होता है आकार भी बढ़ने लगता है जो फल के रूप में विकसित हो जाता है। कुछ फल गद्देदार और रसीले होते हैं, कुछ फल कठोर होते हैं। इनकी आप लिस्ट बना सकते हैं। अब यह पॉइंट है बीज का प्रकीर्णन यानी सीड डिस्पर्सल क्या होता है। आपने बहुत सारे बीज को एक स्थान पर गिरा हुआ देखा होगा। क्या सभी बीज अंकुरित होते हैं? क्या सभी उगे पौधे स्वस्थ पौधे के रूप में विकसित होंगे? पौधे में समुचित विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में धूप, जल, खनिज स्थान की आवश्यकता होती है। एक ही स्थान पर उगे पौधे में धूप, जल, खनिज स्थान के लिए स्पर्धा होती है जिसके फलस्वरूप एक दो पौधे स्वस्थ रूप से विकसित हो सकता है या नहीं भी हो सकता। बीजों का दूर दूर स्थान तक पहुंचना बीज का प्रकीर्णन कहलाता है। जी, बीज का प्रकीर्णन ना हो तो क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं बीज दूर दूर तक कैसे पहुंचते हैं? बीजों के आकार और संरचना के अनुसार प्रकीर्णन होता है। पंख युक्त हल्के और रोम युक्त बीज हवा के द्वारा उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। जैसे मदार, सूर्यमुखी घास के बीज, नारियल का आवरण स्पंजी होने का जल की धारा के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाकर उगते हैं। तो कांटेदार और हुक जैसे आकृति वाले बीज जो होते हैं ना जंतुओं के माध्यम से दूर दूर तक पहुंचते हैं। तो पीपल, बरगद जैसे वृक्षों का बीज जो चिड़ियों द्वारा दूर दूर तक पहुंचते हैं, इनके फलों को खाते हैं। बीज पच नहीं पाता है, पल मर के साथ बाहर आ जाता है। ये बीज उगकर नए पौधे में विकसित हो जाता है। क्या किसी वृक्ष के पर दूसरी जाति के पौधे का उगा हुआ देखा है आपने? यह है पिक्चर में देख लीजिए, बीज का प्रकीर्णन का पिक्चर दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह बीज का प्रकीर्णन हुआ है। कुछ फल चटक कर फटते हैं जिससे आवाज निकलती है और आपने रेंडी यानी अरंडी के फल को धूप में फटते देखा हुआ जिसकी बीज भी दूर दूर तक पहुंच जाती है। अब प्रकीर्णन का माध्यम क्या होता है? हवा द्वारा, जल द्वारा, चिड़िया द्वारा। अब बीज का नाम देखिए कौन सा प्रकीर्णन किस द्वारा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नया शब्द दिया है, इसको आप इंग्लिश में किसको क्या बोलते हैं आप इसको देख सकते हो। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन, हाँ, इस चैप्टर में आपने क्या सीखा देख लीजिए।